जगमोहन ने ब्रेड के पीसों पर बटर जैम लगाकर उन्हें एक किया और खाते हुए कॉफी का मग उठाया। फिर किचन से बाहर निकल आया। दिन के 11 बजे थे। वो बाहर जाने को एकदम से तैयार था। एक हाथ में पीस, दूसरे में कॉफी का प्याला थामे वो देवराज चौहान के बेडरूम में पहुंचा। ठिठक गया। देवराज चौहान गहरी नींद में सोया नजर आया। जगमोहन बाहर निकला और हॉल ड्राइंग रूम में पहुंचा और सोफे पर घस गया। देवराज चौहान रात किसी पहचान वाले की शादी में गया था और सुबह भोर के उजाले के साथ वापस लौटा था। जगमोहन जानता था कि दोपहर से पहले देवराज चौहान उठने वाला नहीं है। वैसे भी इन दिनों कोई जरूरी काम नहीं चल रहा था। ये आराम के दिन थे। ऐसा वक्त बहुत ही कम ही नसीब होता था। जगमोहन ने ब्रेड समाप्त की, फिर आराम से छोटे छोटे घूंट लेते हुए कॉफी का प्याला खाली किया। उसके बाद उठा और किचन में मग रखने के बाद कमरे में पहुंचकर एक अलमारी खोली और उसमें से 1000 के नोटों की गड्डी निकालकर जेब में रखी। अलमारी बंद करने के बाद एक तरफ रखी कार की चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया। हॉल को पार करता दरवाजे से बाहर निकला। दरवाजा बंद किया। उसने चाबी घुमाई। चाबी को कुछ दूर लाइन में लगे गमलों में से एक गमले के नीचे सरकाई और पोर्च में खड़ी कार में जा बैठा। फिर कार स्टार्ट की और बंगले से बाहर लेता चला गया। जगमोहन का चेहरा शांत और सामान्य था। इस वक्त वो किसी खास काम पर नहीं जा रहा था, बल्कि अपने छोटे मोटे काम थे जिनके लिए वो निकला था। इस वक्त उसने कमीज पैंट और कमीज से मैच करती टाई लगा रखी थी। मौसम बढ़िया था। जनवरी का महीना था और गर्मी का नामो निशान नहीं था। हल्की हल्की ठंडक फैली थी वातावरण में। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद जगमोहन पैसिफिक मॉल पहुंचा। कार को अंडरग्राउंड पार्किंग में लगाया और बेसमेंट से लिफ्ट लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और लिफ्ट से निकलकर आगे बढ़ गया। मॉल में भरपूर चहल पहल थी। लोग आ जा रहे थे। हर तरफ चमक और लाइटें नजर आ रही थी। सजी सवरी शॉप थी हर तरफ। बाहर की दुनिया से अलग ही नजारा था यहाँ। जगमोहन शीशे के समान चमकते लंबे रास्तों को पार करके रेमंड के शोरूम के सामने ठिठका और शीशे का दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। ये काफी बड़ा शोरूम था। 10-12 सेल्समैन अपने अपने काउंटरों पर दिखे। कैश काउंटर पर भी एक व्यक्ति मौजूद था। एक व्यक्ति टाइयों वाले हिस्सों को सजा संवार रहा था। पुरानी फिल्म का बेहद मध्यम सा रोमांटिक गाना बज रहा था कि सुनो तो महसूस होता था, नहीं तो गाना बजने का पता ही नहीं चलता था। ग्राहकों का स्वागत करने वाला व्यक्ति जगमोहन की तरफ बढ़ा कि तब तक जगमोहन शोरूम के उस हिस्से की तरफ बढ़ चुका था जहां टेलर मास्टर अपने काउंटर पर था। वो काउंटर पर कपड़ों की कटिंग में व्यस्त था कि जगमोहन को पास आया पाकर मुस्कुराकर उसे देखा। जगमोहन भी मुस्कुराया और पर्ची निकालकर सामने रखते हुए बोला, ट्राई देनी है सूट की। टेलर मास्टर ने पर्ची देखी, फिर सिर हिलाकर कह उठा, ट्राई के लिए आपका सूट 1 सप्ताह से तैयार है, अभी देता हूँ। इसके साथ ही वो पलटा और पीछे के शोकेस में से एक सूट निकाल लाया। आइए ट्राई रूम में। चंद कदमों के फासले पर ही ट्राई रूम था। जगमोहन हैंगर में टंगा सूट लेकर ट्राई रूम में चला गया। फिर सूट के बाबत आधे घंटे तक टेलर मास्टर के साथ व्यस्त रहा। उसके बाद टेलर मास्टर ने कहा कि वो 3 दिन बाद सूट की डिलीवरी ले सकता है। जगमोहन कार लिए पैसिफिक मॉल से बाहर निकल आया। दोपहर का 1 बज रहा था। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद जगमोहन ने कार को बांद्रा की मार्केट में पार्क किया और एक शू स्टोर में प्रवेश कर गया। वहां पर दुकान का मालिक उसे साहनी साहब कहकर बुला रहा था। जब वह शोरूम से बाहर निकला तो दोपहर के 2:45 बज रहे थे। अभी कुछ काम और बाकी थे, परंतु भूख सी महसूस होने लगी थी। लंच का वक्त हो गया था। सुबह ब्रेकफास्ट भी हल्का किया था। जगमोहन कार पर कुछ दूर अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में पहुंचा और लंच का ऑर्डर दिया। जब तक लंच आया तब तक अपने कामों के बारे में सोचता रहा कि इसके बाद पहले कहाँ जाना है और उसके बाद कहाँ पर जाना है। लंच समाप्त करने के बाद आराम से कॉफी पी और टिप के साथ बिल दिया और बाहर आकर अपनी कार में बैठा
और बाकी के कामों को पूरा करने के लिए चल पड़ा। अभी अभी उसके मन में आया था कि 2-3 नई कमीज खरीदेगा। इसके लिए वो मन में इस बात का चयन कर रहा था कि कमीजें कहाँ से खरीदनी चाहिए। पिछली बार जो कमीजें ली थी, जाने क्यों उन्हें पहनने में कुछ खास मजा नहीं आया था। बाद में कमीज का कलर उसके मन को नहीं भाया था। एक कमीज का कपड़ा कुछ मोटा सा आ गया था। जगमोहन ने मन ही मन तय किया कि इस बार उस ब्रांड की शर्ट नहीं लेगा, दूसरा ब्रांड पसंद करेगा। कुछ रुमाल भी खरीदने हैं। कुछ दिन पहले देवराज चौहान ने कहा था कि जब भी मौका लगे, याद रहे तो 2-3 दर्जन रुमाल ले आना। एकाएक जगमोहन की सोचों को झटका लगा। सड़क पर रोज के भांति सामान्य भीड़ थी। मध्यम गति से उसकी कार सड़क पर जा रही थी कि उसे लगा कि मिनट भर से दाईं तरफ एक कार उसकी बगल में उसकी कार के बराबर चली आ रही है। सोचों से बाहर निकलकर जगमोहन ने गर्दन घुमाकर उस कार की तरफ देखा। 2-3 4-5 पल उस कार को देखता रहा। एकाएक हकी बकी हालत में आ गया वो। कम से कम ऐसे वक्त में उसने इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के सामने आ जाने के बारे में नहीं सोचा था। दूसरी कार में इंस्पेक्टर वानखेड़े था, जो कि सादे कपड़ों में था और हाथ में रिवॉल्वर थामे ऊंचे स्वर में उसे कुछ कह रहा था। जगमोहन की कार का शीशा बंद था, आवाज नहीं आ रही थी। जगमोहन ने तुरंत खुद को संभाला, कार का शीशा नीचे किया तो वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। अपने को मेरे हवाले कर दो, अब तुम कानून से बच नहीं सकते। जगमोहन के चेहरे के भाव बदले, आंखें सिकुड़ी। वो कार चलाता कभी आगे देखता तो कभी वानखेड़े को। वो समझ चुका था कि इत्तेफाक से वानखेड़े की नजर उस पर पड़ गई थी। जो भी हो, अब इस मुसीबत से बचना था। वानखेड़े आक्रामक तेवर में था कि उसे छोड़ेगा नहीं। जगमोहन, वानखेड़े की कठोर आवाज कानों में पड़ी, अपने को मेरे हवाले कर दो। साथ ही अपने हाथ में पकड़ रखी रिवॉल्वर हिलाई। अब तुम बच नहीं सकते। जगमोहन के होठ भींच गए। वो उसी प्रकार कार चलाता रहा। रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वानखेड़े का स्वर पुनः कानों में पड़ा। जैसे भी हो, जगमोहन इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। ये भी जानता था कि वानखेड़े आसानी से टलने वाला नहीं। उसे बढ़िया मौका मिला था उसे पकड़ने का। देवराज चौहान की और उसकी फाइल वानखेड़े के पास थी। कानून ने उन्हें पकड़ने का काम वानखेड़े के हवाले कर रखा था। तुम पागल हो गए हो वानखेड़े, जगमोहन ने चिल्लाकर ऊंचे स्वर में कहा। क्या कहा? तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। कार रोको, वरना मैं गोली चला दूंगा। वानखेड़े के शब्दों में गुस्सा था। तुम खुद को गिरफ्तार समझो, तुम मुझे गोली नहीं मार। किसी वहम में मत रहना। वानखेड़े की आवाज में दृढ़ता थी। मैं ऐसे किसी मौके और वक्त की कब से तलाश में था कि तुम या देवराज चौहान कभी तो सामने पड़ोगे। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जरूरत पड़ी तो शूट भी कर दूंगा। कार रोको और हाथ ऊपर कर लो। मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त। रिवॉल्वर मेरे पास भी है, जगमोहन ने कहा, जबकि आज उसके पास रिवॉल्वर नहीं थी। होती भी तो कम से कम वानखेड़े या किसी अन्य पुलिस वाले पर रिवॉल्वर का इस्तेमाल न करता। ऐसा करना उनके असूलों के खिलाफ था। मैं तुम्हें रिवॉल्वर निकालने का मौका नहीं देने वाला, पहले ही तुम्हें शूट। जगमोहन ने उसी पल कार के ब्रेक लगा दिए। तीव्र झटके के साथ कार रुकती चली गई। वानखेड़े की कार आगे निकल गई। उसी पल पीछे से एक कार जगमोहन की कार में आ ठुकी। जगमोहन ने एक पल भी खराब नहीं किया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तब तक उसने आगे वानखेड़े की कार को रुकते देख लिया था। इधर और उधर की सड़क के बीच 4 फीट की रेलिंग थी। नीचे फीट भर का फुटपाथ था। जगमोहन भागा और रेलिंग को थामे उछाल मारकर तुरंत ही दूसरी तरफ पहुंच गया। रुक जाओ, वानखेड़े की आवाज जगमोहन के कानों में पड़ी। परंतु जगमोहन का इरादा जरा भी रुकने का नहीं था। वो सड़क पर दौड़ते ट्रैफिक से खुद को बचाता जा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त हो, क्योंकि पीछे रिवॉल्वर थामे वानखेड़े था। एक बार भी उसने पलटकर वानखेड़े की स्थिति देखने की चेष्टा नहीं की थी। वो जानता था कि एक एक पल कीमती है। वह यहाँ से ज्यादा दूर हो जाना चाहता था। वानखेड़े की नजरों से ओझल हो जाना चाहता था।
इस बात का उसे पूरा भरोसा था कि इतनी भीड़ भरी सड़क पर वानखेड़े गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। जगमोहन सामने से आते कई लोगों से टकराया, परंतु दौड़ने की रफ्तार में कमी नहीं आई। दौड़ते दौड़ते उसे बाईं तरफ मकानों की गली नजर आई तो वो उस तरफ मुड़ गया। भागते हुए गली में प्रवेश करता चला गया। गली में भी लोग आ जा रहे थे। उसे इस तरफ भागते देखा, लेकिन जगमोहन के दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज थी। जगमोहन अपने पीछे दौड़ने की आहटें सुनने की चेष्टा भी कर रहा था, परंतु अपने पीछे किसी के भी आने का एहसास नहीं हुआ। लेकिन उसने रफ्तार कम नहीं की। देखते ही देखते वो गली से बाहर निकला तो आगे मकानों का जाल बना दिखा। ये पूरी तरह रिहायशी इलाका था, जहां गलियों का जाल ही बिछा नजर आता था। जगमोहन तेजी से दूसरी गली में प्रवेश कर गया, फिर तीसरी। इसके साथ ही उसने दौड़ना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ दौड़ना ठीक नहीं था। लोगों के घर थे यहाँ। वैसे भी वो देख चुका था कि पीछे कहीं से भी वानखेड़े आता नजर नहीं आ रहा था, तो क्या वानखेड़े से पीछा छूट गया? जगमोहन गलियों के जाल से बाहर निकला। सामने चलती मुख्य सड़क थी। वाहन दौड़ते नजर आ रहे थे। मन में चैन था कि वानखेड़े से पीछा छूट गया। ठिठक कर कुछ पल सड़क पर दौड़ते वाहनों को देखता रहा, फिर सड़क की तरफ बढ़ गया। ऊंचा फुटपाथ पार करके सड़क के किनारे पहुंचा। टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ाई। तभी पलटकर पीछे देखा, यूं ही उसकी नजरें पुनः सड़क पर लगा दी कि उसी पल चौंक कर गर्दन पीछे घुमाई। मस्तिष्क ने संकेत दिया था कि पहले पीछे देखने पर उसने वानखेड़े को या वैसे ही इंसान को एक गली से निकलते देखा था। मस्तिष्क ने संकेत सही दिया था। जगमोहन की निगाह वानखेड़े पर जा टिकी, जो अभी अभी एक गली से बाहर निकला था। जगमोहन ने वानखेड़े की निगाहों को तेजी से हर तरफ घूमते और उस पर टिकते देखा। दूर से ही दोनों की नजरें मिली। जगमोहन ठगा सा खड़ा था। तभी वानखेड़े को देखा, जो उसकी तरफ दौड़ पड़ा था। अभी उनके बीच कुछ फासला था। जगमोहन को जैसे होश आया, वो तुरंत दौड़ पड़ा फुटपाथ पर। उसी पल अपने पास से बस को निकलते देखा। वो बेस्ट की परिवहन बस थी, डबल बस थी। बीच में लोग मौजूद थे। दौड़ते दौड़ते जगमोहन तूफानी गति से बस में चढ़ता चला गया। बस अपनी मध्यम रफ्तार से दौड़ रही थी। जगमोहन ने उसी पल संभलकर बस से बाहर झांका, पीछे देखा। वानखेड़े दिखा, जो कि सड़क पर आ चुका था और एक युवक की मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर बैठ रहा था। जगमोहन देखता रहा, फिर उसने देखा कि मोटरसाइकिल पीछे पीछे आने लगी थी। खतरा था। वानखेड़े पीछे था, मोटरसाइकिल पर था। बस की रफ्तार मध्यम थी और मोटरसाइकिल ने कुछ ही मिनट में पास पहुंच जाना था। वानखेड़े हर हाल में उसे पकड़ने की सोचे बैठा था। जगमोहन बस के गेट से हटा और तेजी से बस में खड़ी लोगों की भीड़ को पार करता आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि एक एक पल कीमती है। इस वक्त टिकट। तभी सामने से आते कंडक्टर ने कहा, पीछे मेरा भाई लेगा। आगे बढ़ते जगमोहन ने कहा। चंद पलों में ही जगमोहन बस के आगे वाले हिस्से में उतरने वाले रास्ते के पास आ पहुंचा था। वहां 3 लोग पहले से ही खड़े थे, जो कि आने वाले स्टॉप पर उतरने वाले थे। जगमोहन ने उन्हें पार करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो आगे खड़ा युवक कह उठा, हमें भी उतरना है, स्टॉप आने दो, मुझे पहले उतरना है। कहकर जगमोहन ने आगे को कदम रखा कि ड्राइवर कह उठा, स्टॉप से पहले कोई नहीं उतरेगा, लाइन में लगे रहो। ड्राइवर साहब, जगमोहन जल्दी से बोला, मेरा ब्रीफकेस नीचे गिर गया है, उसमें बहुत जरूरी पेपर्स हैं और 40,000 रुपया भी पड़ा है, मुझे यहीं उतार। सच बोलता है? ड्राइवर ने एक निगाह उस पर मारी। कसम से सच कहता हूँ। कहते हुए जगमोहन आगे बढ़ा और गेट पर पहुंचकर बस के धीमा होने से पहले ही नीचे उतरता चला गया। इस दौरान नजर पीछे भी थी। मोटरसाइकिल को ढूंढ रही थी जिस पर वानखेड़े बैठा पीछे आ रहा था। अगर वानखेड़े उसे न देख पाया तो वो बस के पीछे पीछे आगे निकल जाएगा। बस आगे निकली। जगमोहन सड़क के किनारे खड़ा था।
बस के ठीक पीछे वानखेड़े वाली मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल उसके पास से निकली और ये बुरा इत्तेफाक था जगमोहन के लिए कि उसी पल यूं ही वानखेड़े की निगाह घूमी थी और उस पर पड़ गई थी। मोटरसाइकिल आगे निकल गई। जगमोहन पलटकर उल्टी दिशा में सड़क के किनारे किनारे दौड़ पड़ा। वो जानता था कि अब वानखेड़े उसके पीछे आ रहा होगा। आगे से आती एक स्कूटी से टकराते टकराते बचा जगमोहन। जगमोहन ने दौड़ना जारी रखा। वो सोच रहा था कि इतनी भीड़ में वानखेड़े की नजरों से मात्र 2 पल के लिए ही ओझल हो जाए तो वो फिर वानखेड़े को नहीं दिखेगा। परंतु ये भी जानता था कि वानखेड़े कितना तेज तर्रार है। जगमोहन को एक बार भी वक्त नहीं मिला था पीछे देखने का। पीछे देखने का मतलब था फासला कम हो जाना और जगमोहन नहीं चाहता था कि ऐसा हो जाए। तभी चौराहा आ गया। जगमोहन दाई तरफ दौड़ते हुए मुड़ गया और दौड़ता ही रहा। अब उसने पीछे देखा। दौड़ते दौड़ते उसे वानखेड़े भी मोड़ मुड़ता दिखा। जगमोहन ने अपने दौड़ने की रफ्तार और भी तेज कर दी। इस तरह का फुटपाथ भीड़ भरा नहीं था। वो दौड़ता जा रहा था और जानता था कि वानखेड़े भी पूरी ताकत के साथ उसके पीछे दौड़ता आ रहा है। कुछ आगे जाने पर उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिखा जो कि 3 मंजिला था। लोग भीतर बाहर आ जा रहे थे। बाहर कारें भी खड़ी थी। पार्किंग वाला भी दिखा। बाहर खोमचे वाले खड़े दिखे। जगमोहन तेजी से भीतर प्रवेश करता चला गया। फूली सांस को संयत करने के बाद दुकानों के आगे पीछे से गलियारे में तेजी से बढ़ने लगा। फिर सीढ़ियां दिखी तो चढ़कर पहली मंजिल पर जा पहुंचा। वहां पे हर तरह की दुकानें थी। वहां लोग आते जाते दिख रहे थे। जगमोहन भीड़ में गुम होने की चेष्टा करने लगा। इस बीच पीछे भी नजर मारी परंतु वानखेड़े नहीं दिखा। लेकिन वो जानता था कि वानखेड़े ज्यादा दूर नहीं है। वो अपनी गिद्धभरी निगाहों से उसे तलाश करता फिर रहा होगा। जगमोहन जानता था कि वानखेड़े के हाथ पड़ जाना कितनी बड़ी मुसीबत होगी उसके लिए। एक बार पकड़ा गया तो बच निकलना असंभव सा हो जाएगा। तभी जगमोहन को रेडीमेड कपड़े की दुकान दिखी तो भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन ने यह सोचकर चैन की सांस ली कि जब तक वो शोरूम के भीतर है तब तक वानखेड़े उसे नहीं देख सकता, उसे ढूंढ नहीं सकता। अब जगमोहन ने सोचा कि उसे कपड़ों का रंग बदल लेना चाहिए। इस तरह वो वानखेड़े को धोखा देकर यहाँ से बचकर निकल सकता है। वानखेड़े की तलाश में उसके कपड़ों का रंग जरूर शामिल होगा कि दूर से ही उसे पहचान ले। जगमोहन दुकान में अपने लिए पैंट कमीज पसंद करने लगा। जानबूझकर उसने कपड़े पसंद करने में देर लगाई कि वानखेड़े परेशान हो जाए कि वो मिल नहीं रहा। फिर जगमोहन ने 4 खानों की हरी कमीज और काली पैंट पसंद की। ट्राई रूम में जाकर उसे पहना। बाहर निकला तो इन कपड़ों में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया था। पहले नीली कमीज पर टाई लगा रखी थी, अब 4 खाने वाली हरी कमीज जो कि पैंट से बाहर झूल रही थी। जगमोहन को लगा कि इस तरह वो वानखेड़े को धोखा दे सकता है और आसानी से यहाँ से निकल सकता है। उसने पेमेंट दी, उतारे कपड़े पैक कराए और सेल्समैन से कहा कि कुछ देर के लिए इन्हें रख ले, वो अभी शॉपिंग कर रहा है, कुछ देर में पुराने कपड़ों को ले जाएगा। जगमोहन दुकान से बाहर निकल आया और आगे बढ़ा। नजरें हर तरफ घूम रही थी, वानखेड़े को तलाश कर रही थी परंतु वो कहीं नहीं दिखा। सावधानी के नाते वो नीचे जाने की उपेक्षा तीसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ गया। तीसरी के बाद वो छत पर जा पहुंचा। जगमोहन देख लेना चाहता था कि कहीं वानखेड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर तो उसके इंतजार में नहीं खड़ा। छत से बखूबी नीचे देखा जा सकता था। दीवार के पास पहुंचकर जगमोहन ने नीचे झांका। 2 पलों तक नीचे देखता रहा। कारें, पार्किंग वाला, खोमचे वाले सब दिखे, वानखेड़े नहीं दिखा। मतलब कि वानखेड़े बाहर नहीं था, उसे तलाश करता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर था। जगमोहन तेजी से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगा। अब वो रुकना नहीं चाहता था और सीधे बाहर निकल जाना चाहता था। सीढ़ियां हर मंजिल पर घूमकर नीचे जा रही थी। जगमोहन सतर्कता से नजरें घुमाते नीचे उतरे जा रहा था। जरूरी तो नहीं कि वानखेड़े यहाँ हो, वो इस परिपूरी मार्केट में जाने किस तरफ उसे ढूंढ रहा होगा। 3 मिनट में ही जगमोहन ग्राउंड फ्लोर पर था और शांत अंदाज में बाहरी गेट की तरफ बढ़ रहा था।
गेट पर गार्ड खड़ा था। बगल के अन्य गेट से लोग भीतर आ जा रहे थे। जगमोहन बाहर निकल आया। सब ठीक रहा। वो आगे बढ़ता गया। अब जगमोहन को विश्वास था कि वानखेड़े की हद से बाहर आ गया है। पार्किंग को पार करके सड़क किनारे पहुंचा और टैक्सी की तलाश में नजरें घुमाई। एक तरफ से टैक्सी आती दिखी। उसने इशारा किया तो टैक्सी पास आकर रुकी। जगमोहन दरवाजा खोलकर भीतर बैठा। दरवाजा बंद किया तो टैक्सी आगे बढ़ी। उसी पर जगमोहन की निगाह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के गेट की तरफ उठी तो होठ बिछ गए। किधर चलना है सेठ? टैक्सी ड्राइवर ने उसी पल पूछा। चलते रहो, जगमोहन बोला, परंतु उसकी निगाह वानखेड़े पर थी, जो कि भीतर से दौड़ता सड़क के किनारे आ पहुंचा था और दोनों हाथ कमर पर रखे उसकी टैक्सी को जाते देख रहा था। आधे मिनट का फर्क रहा बच निकलने में। वानखेड़े वहीं कहीं था, परंतु उसके कपड़े बदले होने की वजह से शायद उसे पहचान नहीं पाया। करीब आधे मिनट की देरी से पहचाना और वो बच गया, जगमोहन ने सोचा। तभी जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। उसने देखा वानखेड़े पीछे से आती टैक्सी को रुकवा चुका और जल्दी से भीतर बैठा और फिर टैक्सी तेज रफ्तार के साथ उसकी टैक्सी के पीछे आने लगी। जगमोहन के होठ बिछ गए। वानखेड़े पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो जानता था कि वानखेड़े तेज तर्रार पुलिस वाला है। कोई और होता तो अब तक पीछा छोड़ा चुका होता। जगमोहन सीधा होता ड्राइवर से बोला, सुनो दोस्त, पीछे एक टैक्सी लगी है, वो मेरा पीछा कर रही है। उसमें एक बदमाश है जो कब से मेरे पीछे लगा है। अगर तुम उससे मेरे को बचा लो तो किराए के अलावा 1000 रुपए दूंगा। कोई लफड़ा तो नहीं है सेठ? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। मैं शरीफ आदमी हूँ, शायद वो मुझे लूटना चाहता है। उसे कैसे पता है कि आपके पास नोट हैं? बातें मत करो, तुम किराए के अलावा 1000 रुपया कमाना नहीं चाहते? क्यों नहीं कमाना चाहता? मैं उस टैक्सी को धोखा दे दूंगा। तो ऐसा ही करो, और भी रास्ते हैं ऐसे लोगों से बचने के लिए। क्या? अभी पता चल जाएगा सेठ। तुम क्या सोच रहे हो? मैं टैक्सी को पास के पुलिस स्टेशन में ले जाता। नहीं, जगमोहन के तोते उड़ने को हुए। ऐसा मत करना, तुम सीधे सीधे पीछे वाली टैक्सी से पीछा छुड़ाओ। पुलिस स्टेशन जाने की सोच निकाल दो। मैं फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, जगमोहन ने कहा। ठीक है सेठ, जैसी तुम्हारी मर्जी। आधे घंटे तक टैक्सियों की भागदौड़ सड़कों पर होती रही। ड्राइवर काफी तेज था। इस पे जगमोहन व्याकुल सा बार बार आगे पीछे देखता रहा। उसे परेशानी ये आ रही थी कि मुंबई की सड़कों पर टैक्सियों को मुख्य वाहन माना जाता है। ऐसे में पीछे कभी 2 टैक्सी दिखती तो कभी 6। पहचानना कठिन था कि वानखेड़े वाली कौन सी टैक्सी है। जगमोहन ये सोचकर चुप रहा कि ड्राइवर को पहचान होगी। आधे घंटे बाद टैक्सी ड्राइवर कह उठा, लो सेठ, वो टैक्सी अब नजर नहीं आ रही। जगमोहन ने तुरंत पीछे देखा। पीछे 4-5 टैक्सियां थी। क्या पता वो टैक्सी पीछे वाली टैक्सियों में से ही कोई हो, वो ड्राइवर से बोला। वो हमारा पीछा करने में भटक गई है। पक्का कह रहे हो? पक्का सेठ, अपने को टैक्सियों की बहुत पहचान है। अब बोलो किधर जाना है? सीधा चलते रहो, आगे तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट आ जाएगा। आने दो। टैक्सी दौड़ती रही। जगमोहन पीछे वाली सीट पर बैठा बार बार पीछे देख लेता था। तभी उसने देखा पीछे से एक टैक्सी तेजी से अन्य टैक्सियों को ओवरटेक करती आई और उनकी टैक्सी की तरफ बढ़ी। जगमोहन ने वानखेड़े को उसकी शर्ट से पहचाना। वो ड्राइवर की बगल में बैठा था। वो पीछे है, जगमोहन के होठों से निकला। अभी भी? ड्राइवर ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ अभी भी। हाँ अभी भी, ठीक हमारे पीछे वाली टैक्सी में है वो, जगमोहन ने तेज स्वर में कहा। ड्राइवर ने शीशे में पीछे वाली टैक्सी को देखा और स्पीड बढ़ाते हुए कहा, तुम ठीक बोला सेठ, मैंने तो सोचा कि पीछा छूट गया। भीड़ वाली सड़क पर टैक्सी मत लेना, वरना वो टैक्सी से उतरकर मेरे पास आ जाएगा। इस सड़क पर जाम नहीं लगता सेठ, भगा लो टैक्सी को, मैं इससे पीछा छुड़ा के रहूंगा। कुछ आगे ही एयरपोर्ट है,
पीछे वाली टैक्सी की नजरों से बचकर मुझे एयरपोर्ट पर उतार दो। कहने के साथ ही जगमोहन ने जेब से 500 के 4 नोट निकालकर आगे वाली सीट पर रख दिए। ये नोट तो ज्यादा है सेठ। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे हैं। पीछे वाली टैक्सी से बचकर मुझे एयरपोर्ट पर उतारो। ठीक है, पर मैं भरोसा नहीं कर सकता कि कोई आपको लूटने के लिए इस तरह आपका पीछा कर सकता है। भरोसा करो, तुम देख ही रहे हो कि पीछा हो रहा है। किसी और वजह से सेठ, बात कुछ और है। बात वही है जो मैंने तुम्हें बताई है। अपने दिमाग का इस्तेमाल टैक्सी से पीछा छुड़ाने में करो। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें 2000 रुपया दिया है, उसके बारे में सोचो। टैक्सी एयरपोर्ट के प्रवेश गेट के सामने रुकी। जगमोहन बाहर निकला और दरवाजा बंद करता तेजी से गेट की तरफ बढ़ गया। टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी। प्रवेश गेट पर छोटी सी लाइन लगी थी। वहां करीब 6 लोग थे, जो कि सामान की ट्रॉली के साथ टिकट और फोटो वाली आईडी लिए खड़े थे। जगमोहन लाइन में जा लगा और लाइसेंस निकालकर हाथ में ले लिया, जबकि वो जानता था कि पास में टिकट न होने पर उसे भीतर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। लाइन आगे सरकती रही। 3 मिनट में ही उसका नंबर आ गया। गेट पर पुलिस वाला टिकट और आईडी चेक करने के लिए खड़ा था और जगमोहन तय कर चुका था कि उसे उससे क्या बात करनी है। सर, जगमोहन ने लाइसेंस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरी टिकट मेरी पत्नी के पास है। वो पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और वहां खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। वो रही सामने। जगमोहन 25 कदम दूर हॉल में खड़ी 30 वर्षीय औरत और उसके साथ खड़े 2 बच्चों की तरफ इशारा किया। पुलिसमैन ने बरबस ही उस तरफ देखा, फिर बोला, टिकट दिखाए बिना आप भीतर नहीं जा सकते। मैं अभी टिकट दिखाता हूँ। उसके हाथ से लाइसेंस लेते जगमोहन ने कहा, मैं अपनी पत्नी से टिकट लेकर आता हूँ। अभी आया सर। कहने के साथ ही जगमोहन भीतर प्रवेश कर गया। रुक जाइए, टिकट, पुलिसमैन ने कहना चाहा। 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ। कहते हुए जगमोहन आगे बढ़ता चला गया। पुलिस वाला पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। जगमोहन हॉल में जा पहुंचा, जहां जाने वाले मुसाफिरों की काफी भीड़ दिख रही थी। ये डिपार्चर लाउंज था। लोग बोर्डिंग पास पाने के लिए कतारों में लगे थे। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट। डेस्क पर लोगों की टिकट चेक करने के बाद सामान लिया जा रहा था और बोर्डिंग पास दिया जा रहा था। ये कहाँ की फ्लाइट की लाइन है? जगमोहन ने आगे खड़े व्यक्ति से पूछा। गोवा, उसने जवाब दिया। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वानखेड़े की तलाश में नजरें घुमाई, परंतु वानखेड़े नहीं दिखा। जगमोहन ने राहत की सांस ली कि वानखेड़े यहाँ नहीं पहुंच सका। तेजी से काम हो रहा था। उसका नंबर आने ही वाला था। जगमोहन लाइसेंस हाथ में लिए बेचैनी से अपना नंबर आने के इंतजार में था। तभी उसने गर्दन घुमाई और वहां लोगों की भीड़ में दूर दूर तक नजरें घुमाई। कुछ लोग लाउंज सीट्स पर बैठे थे, कुछ बुक स्टॉल और कॉफी स्टॉल पर खड़े थे। घूमती नजरें जब प्रवेश गेट की तरफ उठी तो दिल थम से बैठ गया। प्रवेश गेट पर वानखेड़े उसी पुलिसमैन से बातें करता दिखा। जगमोहन ने व्याकुल भाव से डिपार्चर डेस्क की तरफ देखा। एक के बाद उसका नंबर था। वानखेड़े यहाँ पहुंचा था तो स्पष्ट था कि उसने उसकी टैक्सी का पीछा नहीं छोड़ा था। तभी वानखेड़े को सिर हिलाकर पुलिस वाले से जुदा होते और हॉल में आते देखा। स्पष्ट था कि वो उसे ही ढूंढ रहा था। उसका नंबर आ गया। सर, जगमोहन अपना लाइसेंस आगे करता कह उठा, माफ कीजिएगा, मैं सीधा भीतर आ गया। जल्दी में हूँ। मैंने सोचा अभी अभी किसी ने तो टिकट कैंसिल कराई होगी और गोवा की टिकट मुझे मिल जाएगी। उसने तुरंत इनकार में सिर हिलाकर कहा, सॉरी सर, कोई सीट नहीं है। एक भी नहीं? नहीं सर, गोवा में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, इस वजह से वहाँ की तमाम फ्लाइटें पूरी तरह बुक है। कल दोपहर की फ्लाइट में आपको टिकट मिल सकता है। रिजर्वेशन से पता करें। सर, मेरा गोवा पहुँचना बहुत जरूरी। उस आदमी के चेहरे पर सोच के बाव उभरे, फिर कह उठा, एक चार्टर्ड फ्लाइट गोवा जाने वाली है, उसमें शायद कुछ सीट खाली हो। कहाँ से पता करूं? किससे मिलूं? उधर, उसने हाथ से एक तरफ संकेत किया, लोकल एयर चार्टर से, वहां उनका काउंटर है। थैंक्स,
कहने के साथ ही जगमोहन लाइन से एक तरफ हटा और आगे बढ़कर अन्य लाइन की ओट में होकर वहां के हॉल में नजरें घुमाने लगा कि वानखेड़े दिख जाए, परंतु वानखेड़े नहीं दिखा। जगमोहन जानता था कि वो यहीं है और कहीं जाने वाला नहीं। कई क्षणों तक जगमोहन वहीं खड़ा नजरें घुमाता रहा। मन ही मन सोच रहा था कि अगर गोवा की फ्लाइट पकड़ ले तो वानखेड़े से बचा जा सकता है, वरना वो आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं। जगमोहन ने खतरा उठाने की सोची और लाइन की आड़ से निकलकर लोकल एयर चार्टर्स के काउंट की तरफ बढ़ गया, जिधर युवती ने इशारा करके बताया था। जगमोहन ने घड़ी देखी। शाम के 6 बजने जा रहे थे। अगर उसे गोवा की फ्लाइट मिल जाती है तो 45 मिनट में वो गोवा पहुंच जाएगा और पुनः वापस फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंच सकता है। लेकिन हर पल जगमोहन को एहसास हो रहा था कि अभी वानखेड़े उसके सामने आ खड़ा होगा या पीछे से आकर उसे पकड़ लेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ढेरों शंकाएं मन में मंडरा रही थी, परंतु कोई खतरा नहीं आया। तेजी से चलता जगमोहन लोकल एयर चार्टर्स के काउंटर पर पहुंचा। वहां मोटे मोटे शब्दों में लोकल एयर चार्टर्स लिखा हुआ था। वहां बैठा आदमी गहरे रंग के कपड़े पहने था। वो कुछ लिखने में व्यस्त था। जगमोहन के पहुंचने पर उसने नजरें ऊपर उठाई। यस सर, मुझे पता लगा है कि आपका प्लेन गोवा जा रहा है। उसमें मुझे सीट मिल जाएगी। 1 मिनट, अभी देखकर बताता हूँ, उसने कहा और हाथ में पकड़ी पैसेंजर लिस्ट को जल्दी से चेक करने लगा। फिर तुरंत ही सिर उठाकर बोला, सिर्फ एक सीट खाली है, फ्लाइट जाने ही वाली है, वो सीट मुझे दे दीजिए। उस व्यक्ति ने जल्दी से नाम पूछकर कंप्यूटर से टिकट का प्रिंट निकाला। आपकी आईडी। जगमोहन ने उसे लाइसेंस दिया। उसने पास रखी छोटी सी मशीन से लाइसेंस की फोटोकॉपी की और लाइसेंस लौटा दिया। जगमोहन ने पेमेंट दी। ये सारे काम तेजी से हो रहे थे। आपके पास सामान है? उसने पूछा। नहीं, रात को मुझे वापस मुंबई लौटाना है। लीजिए सर। टिकट का कागज जगमोहन की तरफ बढ़ाता कह उठा, ये टिकट ही आपका बोर्डिंग पास है। गेट नंबर 1 पर जाकर फ्लाइट नंबर 314 के बारे में पूछिए। प्लेन जाने ही वाला है। टिकट थामकर थैंक यू कहता जगमोहन पलटा और तेजी से एक तरफ बढ़ गया। मिनट भर में ही वो डिपार्चर गेट पर था। वानखेड़े की तलाश में नजरें हर तरफ घूम रही थी। वो नहीं दिखा तो जगमोहन ने मन ही मन राहत की सांस ली थी। 5 मिनट में वो प्लेन के पास था। विमान से सीढ़ी हटाने की तैयारियां की जा रही थी। ऐसे में जगमोहन दौड़ता हुआ विमान के पास पहुंचा था और सीढ़ियां चढ़ता चला गया। उसके भीतर प्रवेश करते ही सीढ़ी हटा ली गई थी। उखड़ी सांसों पर काबू पाते हुए सामने खड़ी एयर होस्टेस को देखकर मुस्कुराया। एयर होस्टेस मुस्कुराकर उसके पास पहुंची और विमान का दरवाजा बंद कर दिया। विमान की इंजन की कंकश आवाज कानों में पड़ रही थी। जगमोहन विमान में बैठे यात्रियों पर नजरें दौड़ाने लगा। गुड इवनिंग सर, एयर होस्टेस ने उससे कहा। आप सही वक्त पर आ गए। मुझे मालूम है मैं कुछ लेट हो गया। लेट तो आप तब होते जब सीढ़ी हटा ली गई होती। एयर होस्टेस ने उसके हाथ में दबी टिकट ली और उस पर नजरें दौड़ाने के बाद सीटों की तरफ इशारा करके बोली, 5वीं लाइन में कोने वाली सीट आपकी है। थैंक यू। 45 मिनट का सफर है, जगमोहन कहता हुआ अपने सीट की तरफ बढ़ गया। विमान जमीन पर सरकना शुरू हो गया था। सब यात्रियों ने बेल्ट लगा रखी थी। जगमोहन सीट पर बैठा और बेल्ट लगा ली। उससे सीट टिकाकर आंखें बंद कर ली। 3-4 मिनट तक प्लेन सरककर आगे बढ़ता रहा। एक मोड़ भी काटा फिर थम गया। एकाएक इंजनों का तेज शोर उठा और प्लेन रनवे पर दौड़ पड़ा। इतनी रफ्तार से दौड़ा कि मात्र 2 मिनट में प्लेन ने जमीन छोड़ दी। जगमोहन ने चैन की सांस ली कि वानखेड़े से पीछा छूट गया। इंस्पेक्टर वानखेड़े हर हाल में उसे पकड़ लेना चाहता था, गिरफ्तार कर लेना चाहता था। उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, परंतु किस्मत से वो बच आया था। आप गोवा पहली बार जा रहे हैं या पहले भी जा चुके हैं? बगल में बैठे व्यक्ति ने जगमोहन से पूछा। बहुत बार गोवा जा चुका हूँ। फिर तो आप मुझे गोवा के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मैं पहली बार गोवा जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ मैं कहाँ ठहरूंगा,
और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। आप ही बताइए कि गोवा में कहाँ पर ठहरूं और कहाँ कहाँ जाना घूमना ठीक रहेगा। मेरा नाम राजन अरोड़ा है। आपका नाम? जगमोहन। हाँ तो मिस्टर जगमोहन, आप बताइए कि मुझे गोवा में जाकर क्या क्या करना चाहिए। जगमोहन उसे बताने लगा। प्लेन आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था। वानखेड़े एयरपोर्ट पर ही था। जगमोहन की तलाश में भटक रहा था, परंतु भीड़ ज्यादा होने की वजह से जगमोहन नजर नहीं आ रहा था। इस पर भी वानखेड़े को यकीन था कि वो जगमोहन को ढूंढ लेगा, क्योंकि जगमोहन ने गहरे हरे रंग की शर्ट पहन रखी थी। ऐसी शर्ट वाला व्यक्ति नजर आ जाना बहुत आसान था। लेकिन 15 मिनट बाद भी वानखेड़े को सफलता नहीं मिली। वानखेड़े ठिठका सा खड़ा नजरें घुमाने लगा। फिर एक काउंटर पर पहुंचा। अभी अभी जाने वाली फ्लाइटों के बारे में बताइए सर, वानखेड़े ने पूछा। ये जानकारी आपको 3 नंबर काउंटर से मिलेगी। वानखेड़े 3 नंबर काउंटर पर पहुंचा। वहां से मालूम पड़ा कि 2 फ्लाइटें अभी अभी गोवा के लिए निकली हैं। एक चेन्नई के लिए तैयार खड़ी है और पोर्ट ब्लेयर जाने वाली फ्लाइट 15 मिनट पहले गई है। वानखेड़े के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वो पूछ चुका था कि कौन सी एयरलाइंस की फ्लाइट गोवा के लिए निकली। तो वानखेड़े गोवा वाली फ्लाइट के काउंटर पर पहुंचा। वहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे जगमोहन मिला था। वानखेड़े ने उसे अपना कार्ड दिखाया। उस व्यक्ति ने प्रश्न भरी निगाहों से वानखेड़े को देखा। क्या तुमने यहाँ आने वाले किसी आदमी को हाथों हाथ टिकट बनाकर दी है? वानखेड़े ने पूछा। हमारी गोवा की फ्लाइटें तो फुल चल रही हैं, कोई गोवा की टिकट लेने आया हो? उस व्यक्ति के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। याद करो, हरे रंग की चेक शर्ट वाला। हाँ सर, हाँ वो आया था, मुझे याद आ गया। मैंने उसे लोकल चार्टर्स के अकाउंट पर जाने को कहा था। उसका एक चार्टर्ड प्लेन गोवा जाने वाला था, उसमें शायद सीट थी। लोकल एयर चार्टर्स का काउंटर किस तरफ है? उस तरफ सर। वानखेड़े लोकल एयर चार्टर्स के काउंटर पर जा पहुंचा। वहां बैठा व्यक्ति कुर्सी से उठ रहा था। उसके हाथ में कई कागज थमे थे। वानखेड़े ने अपना परिचय दिया और कार्ड दिखाया। कहिए सर, वो बोला। तुम्हारे पास हरी चेक शर्ट पहने व्यक्ति गोवा की टिकट लेने आया था? हाँ सर। उसने सिर हिलाया। उसे टिकट दी? दी सर, एक ही सीट खाली थी, उसे दे दी। वानखेड़े के चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। उसकी आईडी ली? जी सर, लाइसेंस की फोटोकॉपी ली। वो वापस कुर्सी पर बैठा और हाथ में थाम रखे कागजों में से जगमोहन के लाइसेंस की फोटोकॉपी निकालकर विंडो में से वानखेड़े की तरफ बढ़ाई। वानखेड़े ने लाइसेंस की कॉपी देखकर वापस कर दी। वानखेड़े को अब इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि जगमोहन लोकल एयर चार्टर्स की फ्लाइट से गोवा गया है। फ्लाइट को निकले कितनी देर हुई? वानखेड़े लाइसेंस की कॉपी उसे वापस करते हुए बोला। 10 मिनट हो गए। थैंक यू, वानखेड़े ने मुस्कुराकर कहा और वहां से हट गया। वानखेड़े जानता था कि मुंबई से प्लेन पर गोवा पहुंचने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। 10 मिनट बीत गए, 35 मिनट अभी बाकी थे। वानखेड़े ने कमिश्नर रामकुमार को फोन किया। बात हो गई। तुम कहाँ हो वानखेड़े? मैं कई घंटों से तुम्हारा इंतजार। सॉरी सर, मैं अचानक किसी काम में। मुझे सर मत कहो, उधर से कमिश्नर रामकुमार ने नाराजगी से कहा। हम दोस्त हैं, कभी एक साथ पुलिस में आए थे। तुम फील्ड में रहना चाहते थे, इसलिए तुमने तरक्की लेने से इनकार कर दिया। ली होती तो इस वक्त तुम भी कमिश्नर होते, मेरे बराबर की कुर्सी पर बैठे होते। सर मत कहा करो। ठीक है, सुनो रामकुमार, वानखेड़े गंभीर स्वर में बोला। डकैती मास्टर देवराज चौहान का साथी जगमोहन अचानक ही मेरे सामने पड़ गया। बीते कई घंटों से मैं उसके पीछे हूँ, लेकिन वो मेरी नजरों से बचकर गोवा जाने वाले प्लेन में चढ़ने में सफल हो गया। प्लेन को मुंबई से निकले 10 मिनट हो चुके हैं। 35 मिनट में वो गोवा लैंड कर जाएगा। लोकल एयर चार्टर्स की फ्लाइट है वो। तुम इस बात का फौरन इंतजाम करो कि गोवा पुलिस उसे एयरपोर्ट पर पकड़े और अगली फ्लाइट से वापस मुंबई ले आए। इस बारे में गोवा पुलिस को समझाना पड़ेगा। तो समझाओ।
तुम समझ रहे हो ना मेरे लिए जगमोहन कितना जरूरी है। उसने गहरे हरे रंग की चेक शर्ट पहन रखी है। वहाँ का एक कमिश्नर मेरा दोस्त है, उससे बात करता हूँ। लोकल एयर चार्टर्स का प्लेन, यही कहा ना तुमने? हाँ, तब तक मैं एयरपोर्ट पर ही रहूंगा जब तक जगमोहन वापस नहीं आ जाता। पक्का कुछ भी नहीं कह सकता, फिर भी कोशिश करता हूँ। दूसरी स्टेट की पुलिस को समझाना आसान नहीं होता। रात 9 बजे गोवा से आने वाला प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। उस प्लेन में यात्रियों के अलावा गोवा पुलिस के 2 जवान जगमोहन को गिरफ्तार करके ले आए थे। जगमोहन के दोनों हाथ आगे की तरफ थे और हथकड़ी लगी हुई थी। जगमोहन जब गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। वो हैरान था कि वो पकड़ा गया। फौरन समझ गया कि वानखेड़े ने बहुत तेजी से काम किया था। मुंबई एयरपोर्ट पर वानखेड़े उसके इंतजार में मौजूद था। वानखेड़े मिला, जगमोहन को मुस्कुराकर देखा। जवाब में जगमोहन मुस्कुराकर रह गया। वानखेड़े ने गोवा पुलिस के जवानों से कहा, गोवा पुलिस को मेरी तरफ से थैंक्स। क्या किया है इसने? वानखेड़े ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। कई करोड़ का गबन करके भाग रहा था पर बच नहीं सका। कानून तोड़ने वाले कभी भी बच नहीं सकते। दूसरे जवान ने कहा, ये अब आपके हवाले है। हाँ, वानखेड़े ने सिर हिलाया। अपने कमिश्नर साहब से कहना कि खर्चे का बिल मुंबई कमिश्नर को भेज दे। जी सर, आधे घंटे बाद वापसी की फ्लाइट है। हम गोवा पहुंच जाएंगे और कह देंगे। आप अकेले ही हैं? अब इसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। वानखेड़े ने उनसे हथकड़ी की चाबी ली और जगमोहन के साथ एयरपोर्ट के बाहर की तरफ बढ़ गया। वानखेड़े ने जगमोहन को कोहनी से थाम रखा था। तुमने गोवा पुलिस को मेरी हकीकत क्यों नहीं बताई? जगमोहन ने सहज स्वर में पूछा। बताता तो वो तुम्हें मेरे हवाले नहीं करते। डकैती मास्टर देवराज चौहान के खास साथी जगमोहन को गिरफ्तार करने का श्रेय गोवा पुलिस ले लेती। तब गोवा पुलिस उन मामलों को खोलती जो तुम लोगों ने गोवा में किए हैं। मेरे लिए मामला लंबा हो जाता। जबकि मैं तुम्हें, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया। जगमोहन बोला, मुजरिम का अंत कानून का दरवाजा ही होता है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी नजरों से दूर हो गया हूँ, बच गया। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम कहीं भी पहुंच जाए, पकड़ा जाता है। दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास ही पार्किंग की तरफ बढ़ गए। तुम अकेले हो? तो वानखेड़े ने अभी भी उसकी कोहनी पकड़ रखी थी। मैं तुम्हारे हाथों से निकल भी सकता हूँ, कोशिश करके देखो। वानखेड़े ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। तुम्हें 2-4 पुलिस वाले बुलाकर रखने चाहिए थे, जरूरत नहीं समझी। जगमोहन जानता था कि वानखेड़े के हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। उसके हाथ बंधे हुए थे और वानखेड़े के पास रिवॉल्वर थी। कुछ किया तो वानखेड़े गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लोकल एयर चार्टर्स के प्लेन से गोवा के लिए निकला हूँ? ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ये पता करने में। वे पार्किंग में मौजूद एक कार के पास पहुंचे। मैं पीछे बैठूंगा या आगे? जगमोहन कार को देखकर बोला। वानखेड़े ने जगमोहन को घूरा, जेब से चाबी निकाली और हथकड़ी खोल दी। जगमोहन सतर्क हुआ। ड्राइविंग सीट पर बैठो, वानखेड़े ने सख्त स्वर में कहा। तुम कार चलाओगे, मैं रिवॉल्वर हाथ में लेकर पीछे बैठूंगा कि तुम जहां भी गड़बड़ करो मैं तुम्हें बेहिचक शूट कर दूं। यहाँ से सीधा पुलिस हेडक्वार्टर जाना है। इसके साथ ही वानखेड़े ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। नजरें जगमोहन पर थी। जगमोहन सीधा ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वानखेड़े रिवॉल्वर थामे ठीक जगमोहन के पीछे बैठा और उसे कार की चाबी दी। जगमोहन ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। तभी जगमोहन की जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। मेरा फोन बज रहा है, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान का होगा शायद। सुबह से उसकी मेरी बात नहीं हुई। वो नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूँ। बात कर लूं? नहीं, वानखेड़े ने दांत पीचकर कहा। अब तुम आजाद नहीं हो, गिरफ्तार हो। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान कहाँ पर है? पता नहीं,
जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। तुम जल्दी ही मुझे देवराज चौहान का ठिकाना बताओगे, वानखेड़े कड़े स्वर में कह उठा। अपने को भ्रम में मत रखो वानखेड़े, तुम मुझसे कुछ भी नहीं जान सकते। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह मेरे हाथ लग जाओगे। तुमने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह कभी मुझे पकड़ लोगे। ये सब कुछ होता चला गया। तुमने अचानक मुझे कार में जाते देखा और पीछे लग गए। फुर्सत में जब इस बारे में सोचोगे तो तुम्हें जरूर हैरानी होगी कि मुझे पकड़ लिया। अपने बारे में सोचो जगमोहन, तुम्हारे खिलाफ पुलिस के पास इतने मामले हैं कि तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में ही बीत जाएगी। जानता हूँ, जगमोहन गंभीर हुआ। अगर तुम बिकने वाले होते तो मैं तुम्हें खरीद चुका होता। मुझे जानकर तसल्ली हुई कि ये बात तुम पहले से ही अच्छी तरह जानते हो। मेरे ख्याल में इस वक्त तुम ये जरूर सोच रहे होगे कि देवराज चौहान तुम्हें बचा लेगा, पर वो कुछ नहीं कर सकेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। नहीं नहीं, जगमोहन ने कार चलाते इनकार में सिर हिलाया। कार मुंबई के व्यस्त सड़कों पर दौड़ती रही। वानखेड़े पीछे वाली सीट पर सतर्क अंदाज में रिवॉल्वर थामे बैठा था। तुम ये भी सोच रहे हो कि मुझ पर झपट कर रिवॉल्वर छीन लो, वानखेड़े चुपते स्वर में बोला। ऐसा सोचा तो था, पर ऐसा करने का प्रोग्राम छोड़ दिया क्योंकि सामने तुम हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं उसी पल तुम्हें शूट कर। वानखेड़े के शब्द अधूरे रह गए। मोबाइल बज उठा था वानखेड़े का। जगमोहन पर निगाह रखे वानखेड़े ने सावधानी से फोन निकाला। बात की। हेलो वानखेड़े। दूसरी तरफ कमिश्नर राम कुमार थे, जिनके स्वर में उलझन थी। तुम कहाँ हो? रास्ते में हूँ, हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जगमोहन कहाँ है? मेरे पास। वो कार चला रहा है और रिवॉल्वर लिए मैं उसके पीछे वाली सीट पर हूँ। तुम्हें अपने साथ 2-3 पुलिस वाले रख लेने चाहिए थे। सब ठीक है रामकुमार, मैं जगमोहन को पकड़ चुका हूँ। रामकुमार की तरफ से आवाज नहीं आई। क्या बात है? वानखेड़े ने जगमोहन पर नजरें टिकाए पूछा। मैं अभी तक घर नहीं गया। रामकुमार की आवाज आई। कोई मामला आ फंसा क्या? घंटा भर पहले ऊपर से ऑर्डर आया है कि जगमोहन की गिरफ्तारी को गुप्त रखा जाए। क्या? वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। क्या कह रहे हो? तुमने किसी से कहा है कि जगमोहन को गिरफ्तार कर लिया या कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे अलावा मेरी किसी से बात नहीं हुई। मैंने इस बारे में सिर्फ गोवा पुलिस से बात की थी और गोवा पुलिस भी नहीं जानती कि जगमोहन हकीकत में कौन है। मैंने अपने कमिश्नर दोस्त से लोकल एड चार्टर से उतरने वाले ऐसे इंसान को गिरफ्तार करने को कहा था कि जिसने हरे रंग की चेक शर्ट पहनी हो। मतलब कि ये बात नहीं खुल सकती थी कि तुमने देवराज चौहान के साथी जगमोहन को गिरफ्तार कर लिया है। फिर ऊपर वालों को ये खबर कैसे मिल गई? कैसे मिल गई? वानखेड़े बात को समझने की चेष्टा में था। यही तो सोचकर मैं उलझन में हूँ। रामकुमार के शब्द कानों में पड़े। ये कहा कि जगमोहन की गिरफ्तारी को गुप्त रखा जाए। हाँ, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं करनी है। कोई जाने न कि वो देवराज चौहान का साथी जगमोहन है। उसे बस पुलिस कस्टडी में खामोशी से रखना है। ये क्या मतलब हुआ? मैं नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या मतलब हुआ। ऊपर वाला कौन है? किसका फोन आया? खुद कानून मंत्री साहब ने मुझे फोन किया। कानून मंत्री साहब ने खुद फोन किया? वानखेड़े के चेहरे पर व्याकुलता उभरी। तुमने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों? उस वक्त मुझे पूछने का ध्यान नहीं रहा, इसलिए। लेकिन रामकुमार, मैंने जगमोहन को बहुत मेहनत करके गिरफ्तार किया है। सालों से मैं इस मौके के इंतजार में था कि देवराज चौहान या जगमोहन को गिरफ्तार कर सकूं। अब पकड़ा तो कानून मंत्री बीच में आ गए। जरूर कोई खास बात होनी चाहिए। रामकुमार, मैं जगमोहन को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं। कानून मंत्री ने जगमोहन को पुलिस कस्टडी में रखने को कहा है, छोड़ने को नहीं। तुम्हें पूछना चाहिए था कि वो चाहते क्या हैं। मंत्री जी जो कहते हैं हमें मानना होगा। समझदारी से काम लो। मैंने उनकी बात मानने से इनकार नहीं किया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि बात क्या है। शायद सुबह तक कुछ पता चल सके।
मैंने हेडक्वार्टर में एक कमरे को चुना है जहां जगमोहन को रखा जाएगा। 8 घंटों की शिफ्ट में दो दो पुलिस वाले उसकी निगरानी पर तैनात रहेंगे। ये पुलिस वाले मेरे खास होंगे। तुम हेडक्वार्टर के पीछे वाले रास्ते से जगमोहन के साथ भीतर आना। वहां मेरे 2 पुलिस वाले इंस्पेक्टर सुशील नाड़ा और सब इंस्पेक्टर चिराग रोशन मौजूद होंगे। जगमोहन को उनके हवाले कर देना। पर रामकुमार, ये सब क्या हो रहा है? मैं भी नहीं जानता। तुम सीधा मेरे पास आना, तब बातें करेंगे, कहकर उधर से रामकुमार ने फोन बंद कर दिया। उलझन में पड़े वानखेड़े ने फोन वापस जेब में डाला। क्या बात है वानखेड़े? कार ड्राइव करते जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मान गए तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वानखेड़े कड़वे स्वर में कह उठा। क्या हुआ? क्या तुमने किसी को खबर की कि तुम गिरफ्तार कर लिए गए हो? वानखेड़े ने पूछा। नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला कि किसी से बात कर सकूं। तो फिर कानून मंत्री ने कमिश्नर से फोन करके ये क्यों कहा कि तुम्हारी गिरफ्तारी को गुप्त रखा जाए, तुम पर कोई कागजी कार्रवाई न की जाए? सवाल तो ये भी है कि उन्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है? ये सारा काम तो अचानक हुआ। तुम मुझे दिखे कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया। कानून मंत्री की बात पर मुझे भी हैरानी है, जगमोहन बोला। तुम या देवराज चौहान या दोनों कानून मंत्री को जानते हो? वानखेड़े ने पूछा। नहीं, झूठ मत कहो, मैं सही कह रहा हूँ। तुमने किसी को खबर भी नहीं की कि तुम गिरफ्तार हो गए हो? गोवा से फोन किया हो? नहीं, देवराज चौहान को भी नहीं पता। कितनी बार पूछोगे? वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। तुम्हें उस मंत्री से पूछना चाहिए कि आखिर बात क्या है। बात जो भी हो, परंतु तुम किसी भी हाल में बचने वाले नहीं, वानखेड़े ने सख्त स्वर में कहा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जगमोहन के स्वर में गंभीरता थी। कहो। मुझे गिरफ्तार करके तुम्हें क्या मिलेगा? चैन मिलेगा कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। तुम्हें और देवराज चौहान को पकड़ना, ये बेकार की बातें हैं। तो काम की बात क्या है? वानखेड़े ने चुपते स्वर में कहा। मैं तुम्हें 10 करोड़ दे सकता हूँ, मुझे जाने दो। सिर्फ 10? वानखेड़े के स्वर में व्यंग उभर आया। 15 तक दे दूंगा। तुम्हारा पैसा मुझे खरीद नहीं सकता। जानता हूँ, पर कोशिश करने में क्या बुरा है। 20 करोड़ दूंगा। बोलो। कोई फायदा नहीं, वानखेड़े मुस्कुरा पड़ा। पर मुझे खुशी हो रही है कि तुमने अपने को इस हद तक फंसा महसूस किया कि बचने के लिए 20 करोड़ देने को तैयार हो। 20 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है वानखेड़े। जानता हूँ, पर मैं कभी भी रिश्वत नहीं। 30 करोड़ कैसा रहेगा? जवाब में वानखेड़े हंसकर रह गया। तो मैं हाँ समझूं? जगमोहन बोला। तुम कुछ भी समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुम्हें देवराज चौहान ने कभी समझाया नहीं कि इंस्पेक्टर वानखेड़े को कभी रिश्वत पेश मत करना, फायदा नहीं होगा? देवराज चौहान ये बात मुझे कह चुका है और तुमने उसकी बात नहीं मानी। फंसा पड़ा हूँ तो अपनी कोशिश जरूर करूंगा। तुम तो। तभी वानखेड़े का फोन बजा। दूसरी तरफ कमिश्नर रामकुमार थे। अभी तक पहुंचे नहीं। रामकुमार का स्वर कानों में पड़ा। 5 मिनट और। वानखेड़े कार से बाहर देखता कह उठा। हेडक्वार्टर के पीछे का रास्ता साफ है, वहीं आना। सुशील नाड़ा और चिराग रोशन वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पता चला मंत्री साहब का इरादा क्या है। दोबारा मेरी बात नहीं हुई। जो भी हो, मैं जगमोहन को छोड़ने वाला नहीं, वानखेड़े ने कड़े स्वर में कहा। कुछ पल रुककर रामकुमार का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। मंत्री साहब जगमोहन को छोड़ने के लिए कहेंगे तो तुम्हें छोड़ना भी पड़ेगा। वर्दी पहने हम कानून के नौकर हैं। नौकरी में अपनी मर्जी नहीं चलती वानखेड़े। फिर भी अभी मैं नहीं जानता कि मामला क्या है। मैं तुमसे हेडक्वार्टर पहुंचकर बात करूंगा, वानखेड़े ने कहा और झुंझलाते हुए फोन बंद कर दिया। कार ड्राइव करते जगमोहन ने कहा, मैं अभी भी 30 करोड़ देने को तैयार हूँ। जुबान बंद रखो और यहाँ से बाय लो, वानखेड़े ने कहा। हेडक्वार्टर तो दाई तरफ मुड़कर आता। हमने हेडक्वार्टर के पीछे वाली गली में पहुंचना है। बाय लो।
5 मिनट पश्चात ही कार हेडक्वार्टर की पिछली गली में प्रवेश कर गई। वहां पर स्ट्रीट पोल मध्यम सी रोशनी फैला रहे थे।